हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम डेली अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं, तो इसके पहले हमने आपको ये 2012 का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसके पहले हमने आपको लगभग 30 क्वेश्चन करा दिया है और आज आपका 31 से चलेगा। 2 दिन आपकी क्लासेस नहीं आई थी क्योंकि आपका दशहरा जो था उसकी वजह से क्लासेस नहीं ली गई थी। आज से आपकी क्लासेस अब डेली चलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम देखेंगे। जैसे देखिए, जो हमारे पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है कि क्लासेस कैसे चलती हैं और प्रैक्टिस सेट कैसे करते हैं। जो हमारे नए बच्चे हैं उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप कभी भी प्रैक्टिस सेट किया करिए, नंबरिंग किया करिए। जैसे हम 31 से पढ़ा रहे हैं तो 31 से लेके आप 15 क्वेश्चन तक नंबरिंग कर लिया करिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ा करिए, आप अपना उत्तर खुद दिया करिए। और अपना उत्तर खुद देने के बाद आप सभी, जब मैं उत्तर बताती हूँ तो उस पर सही हो तो सही और गलत हो तो गलत का टिक करिए। लास्ट में आप काउंट करिए कि आपने 15 नंबर में से कितना नंबर गेन किया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि 11 से 12 नंबर लाने की कोशिश किया करिए। अगर आप 9 से 10 नंबर भी लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे अगर डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं तो एक दिन आप 15 में 15 नंबर जरूर लाएंगे। और इसके पहले हमने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि प्रैक्टिस सेट आपको करनी कैसे है, ठीक है। तो वो वीडियो आप सभी जाके देख सकते हैं कि सीटेट की तैयारी कैसे करें और प्रैक्टिस सेट को हम कैसे करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। और देखिए, हम डेली आपको कहते हैं आप उस वीडियो या फिर उस चैनल से कभी मत पढ़िए जो आपको 1 घंटे 2 घंटे में 10 क्वेश्चन को लेकर उसको घसीटते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ मिले वहाँ प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश किया करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे ही प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करिए। आपको कहीं भी मिलता है, अगर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है, आप वहाँ से प्रैक्टिस ज़रूर किया करिए। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके। ऑप्शन ए है उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना। ऑप्शन बी है नोटबुक में समय से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना, मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन सी है कि मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक वर्कशीट को हल करना। ऑप्शन डी है समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपने नोटबुक में चिपकाना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन में देखिए, कहना ये चाह रहा है कि मौसम और जलवायु की संकल्पना आप पढ़ा रहे हैं। आप एक टीचर हैं, मौसम और जलवायु की संकल्पना को पढ़ा रहे हैं और उस समय जब आप पढ़ा रहे हैं तो सबसे उपयुक्त गतिविधि, मतलब जो आप गतिविधि कर रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो कौन सा तरीका होगा जिससे कि विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्व को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो किस तरीके से आप पढ़ाएंगे ये पूछा गया है। तो इन चारों में से जो आपको सही तरीका लग रहा है आपको वही बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर उत्तर जो हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा वो बिल्कुल सही होगा कि आप क्या करेंगे, समाचार पत्र को लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें क्या करेंगे, उनके नोटबुक में चिपकाना। अगर उनके नोटबुक में चिपकाएंगे और जैसे वो पेज पलटेंगे उनको बार बार चीज़ें दिखेंगी और इसके बारे में वो उनको आसानी से चीज़ें याद रहेंगी और ये आपके लिए भी आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है कि सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए है कि क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। ऑप्शन बी है कक्षीय चर्चाएं। ऑप्शन सी है परियोजना पद्धति। ऑप्शन डी है व्याख्यान पद्धति। तो उत्तर बताइएगा कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, हम इसलिए आपको क्वेश्चन 2 बार समझाते हैं क्योंकि आप जब पेपर देने जाएंगे तो आप हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे। जब क्वेश्चन को सबसे पहले 2 बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन जब तक आपको समझ में आ जाता है तो जो ऑप्शन है वो अगर ऑप्शन आप एक बार भी पढ़ते तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि ऑप्शन इतना बड़ा होता है कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर ऑप्शन पढ़िए, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर ऑप्शन पढ़िए। तो ऐसे आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता है। आप पहले क्वेश्चन को ही 2 बार पढ़िए।
चलिए क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विज्ञानों मतलब जो सामाजिक विज्ञान हमारा है उसका जो शिक्षण होता है, मतलब जो शिक्षण का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो पढ़ाया जाता है, जिस चीज़ें से आपका प्रैक्टिस सेट होता है, वो सारी चीज़ें जब होती हैं तो शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से क्या होते हैं, उजागर हो जाते हैं। तो शब्दों से नहीं बल्कि दृश्य आवाज़ों से, मतलब जैसे कि जो आप दृश्य दिखाते हैं और आवाज़ अलग अलग से दिखाते हैं तो उससे इनके संवेग क्या होते हैं, उजागर हो जाते हैं। तो इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्या रहेगा आपको बताना है। तो क्या आप कक्षा में चर्चा करेंगे, व्याख्या पद्धति करेंगे, परियोजना पद्धति करेंगे, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण करेंगे? तो उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए ज़्यादातर बच्चे का जो संवेग है आसानी से कब उजागर होगा, वो क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण करने जाएगा तब। क्षेत्र भ्रमण जैसे बच्चों को लेके गए हैं आप, ठीक है, तो वहाँ पर उनको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, वो अपनी आंखों से देखेंगे। तो होता है ना कि जब हम जो चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए कि हम शेर के बारे में बच्चे को बता दिए, अब बच्चे को हम बस शेर का फिगर दिखा दिए तो चीज़ें उसको उतना याद नहीं रहेगा। अब जैसे हम शेर के बारे में बच्चे को बताते हैं, शेर को दिखा देते हैं, तो उसको लाइफ टाइम याद हो जाता है कि ये शेर है। तो इसलिए उनके जो संवेग है वो बहुत आसानी से क्या होते हैं, उजागर हो जाते हैं। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है कि गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी। देखिए आप एक टीचर हैं, आप गरीबी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कौन सी रचना वो व्यूह रचना होगी जो सबसे ज़्यादा आप उचित होगी, आप किस तरीके से पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। ऑप्शन ए है कि वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थी को शामिल करना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों का पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। ऑप्शन सी है नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना। अब जैसे आपके चैप्टर में गरीबी है, उस चैप्टर को आपको पढ़ाना है बच्चे को, तो आप किस तरीके से गरीबी चैप्टर को पढ़ाएंगे, क्वेश्चन ये पूछा है। उत्तर दीजिए आप सभी अपना। देखिए गरीबी चैप्टर दिया है तो इसको हम पढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वाद विवाद और चर्चा में विद्यार्थियों को शामिल करेंगे। गरीबी के ऊपर हम वाद विवाद करेंगे और उस टाइप से हम चर्चा करेंगे तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे क्या है कि अगर आप पाठ्य पुस्तक में पढ़ने के लिए कह देंगे और कठिन शब्द कोई व्याख्या बता देंगे तो ऐसे बच्चे के दिमाग में चीज़ें बिल्कुल नहीं बैठेंगी। ये आपको पता है। आगे क्या है कि अगर नोट्स भी हम तैयार करवा देते हैं तो बच्चे को क्या नोट्स से सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। जैसे आप ही हैं कि आपके सारे नोट्स आपको तैयार हो जाते हैं, नहीं होते हैं, तो इस तरीके से बच्चे को भी नहीं तैयार होता है। डी है आपका कि विद्यार्थी को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना, मतलब कि आप अपनी नोट्स बनाइए और बच्चे को दे दीजिए और उसके ऊपर व्याख्या कर दीजिए। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि बच्चे को चीज़ें समझ में आए। अब जैसे वाद विवाद करते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं तो बच्चा चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए पर सही करिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है कि यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षी संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। ऑप्शन ए है व्याख्यान पद्धति, बी है परियोजना उन्मुखी, सी है चर्चा उन्मुखी, डी आपका है मुक्त अंत। तो देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं हम कि यह देखा गया कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षी संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि ये क्या करते हैं, पूर्वाग्रह और अभिवृत्ति को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा शिक्षण उपागम होना चाहिए। तो ऐसा जो शिक्षण उपागम होगा आपका कौन सा होगा, उत्तर बताइए। तो देखिए ऐसा जो हमारा शिक्षण का उपागम होगा आपका चर्चा उन्मुखी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा, ठीक है। जो अभिवृत्ति को पूर्वाग्रह, पक्षपात और पूर्वाग्रह की अभिवृत्ति को उत्पन्न करते हैं वो चर्चा उन्मुखी शिक्षण उपागम होते हैं इस तरीके के, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 आपका कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय के विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दों को पढ़ाते समय, ऑप्शन ए है, अब क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं कि पूछना क्या चाह रहा है कि जैसे कोई पाठ्य पुस्तक है और उसमें वर्णित क्या है, किसी समुदाय विशेष के बारे में आपको
संवेदनशील के मुद्दे पे आपको पढ़ाना है। तो उस समय आपको क्या करना है, ऑप्शन में देखिए दिया है क्या करना है। ऑप्शन ए है कि शिक्षक को सभी विद्यार्थी की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए। ऑप्शन बी है कि शिक्षक को विद्यार्थी से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं। ऑप्शन सी है शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यात करना चाहिए जैसे कि दिया गया है। ऑप्शन डी है कि शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। देखिए कोई विशेष समुदाय है, जैसे कोई जाति, कोई जैसे कि अलग अलग के, जैसे कि जंगल में कोई रह रहा है, ठीक है, एक आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहाँ पे अलग अलग समुदाय रहते हैं, तो उनका रहना खाना पीना हर चीज़ें अलग टाइप की है। तो आपको क्या करना है, ऐसे समुदाय के बारे में अगर आप पढ़ाते हैं और आपको संवेदनशील तरीके से पढ़ाना है और संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाना है, तो आप किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो आप तो ऐसा नहीं करेंगे, देखिए नोट्स तैयार करके बच्चे को दे देना ये बिल्कुल गलत है, ये निगेटिव पॉइंट में चला जाएगा। आप व्याख्या कर दें और पाठ्य पुस्तक का सम्मान करिए, चलिए ठीक है, लेकिन आप पाठ्य पुस्तक का पूरा डिटेल वही व्याख्या कर दें, ये भी गलत है। अगर हम आपको आपके लाइफ से रिलेट करके कोई चीज़ें ना पढ़ाएं और कोई किताब की चीज़ें हम ऐसे ही पढ़ा दे रैंडमली जो किताब में लिखा हुआ है, तो क्या आपको याद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं याद होगा। अब इसी तरीके क्या अगर हमारे किताब में कोई चीज़ें दी हुई है पढ़ने के लिए, तो क्या ऐसा है कि हम अधिकारी को पत्र लिख दें कि भाई देखो आप ऐसी चीज़ें ऐसी विवादास्पद मत करिए, नहीं तो हम पढ़ाएंगे तो हम विवाद में फंस जाएंगे। तो ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। आप क्या कर, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपका ये पूरा हक है, या आप कह सकते हैं कि आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप विद्यार्थी की जो गरिमा है उसका सम्मान करते हुए इस संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ क्या करेंगे, व्याख्यात करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी जाति के बारे में बता रहे हैं तो उस जाति को अलग से आप उसकी गरिमा नहीं देखेंगे, अलग तरीके से बता देंगे। अगर कोई अलग तरीके की जाति है तो देखिए हर चीज़ का आपको गरिमा रखना है। हो सकता है उस जाति से कोई बच्चा आपकी क्लास में पढ़ रहा हो, तो आपको शिक्षक को सभी विद्यार्थी की गरिमा को क्या करना है, सम्मान करना है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन आपका पॉलिटी से है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश डैश से शुरू होता है। ऑप्शन ए है सार्वजनिक काल से, बी है विशेष अधिकार काल से, सी है आपका शून्य काल से, डी आपका है प्रश्न काल से। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। जो हमारा शून्य काल होता है वो लोकसभा का जो प्रथम होता है, सॉरी एक सेकेंड, शून्य काल नहीं, आपका जो प्रथम काल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। जो प्रथम काल होता है वो आपका देखिए लोकसभा के प्रत्येक सत्र का जो प्रथम घंटा होता है उसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। क्या कहेंगे, इसे हम प्रश्नकाल कहेंगे। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह डैश डैश मतलब यह विचार डैश डैश द्वारा रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? ऑप्शन आपका है कि ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है बी आर अम्बेडकर, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो उत्तर बताइए किसके द्वारा यह रखा जा सकता है। देखिए यह जो विचार था यह आपके बी आर अम्बेडकर के द्वारा रखा गया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये हर जनजाति से थे और इनका ये कहना था कि जो मतदान देने का अधिकार है वो सबका होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी उसका हो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है कि प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए है परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधित विद्यार्थियों की योग्यता, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने, सी है कि आर्थिक अनुशासित कक्षा, डी है कि शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय सहभागिता। देखिए प्रश्न उत्तर और तकनीकी सामाजिक विज्ञान शिक्षण चल रहा है यहाँ पर, उसमें काफ़ी प्रभाव क्या हो सकता है आपका, उत्तर बताना है आपको। देखिए आपको एक पॉजिटिव वर्ड दिख रहा होगा, सक्रिय सहभागिता। कहीं भी आपको सक्रिय सहभागिता दिखता है ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो इस पे उत्तर आप टिक कर दीजिएगा।
परीक्षा की बेहतर तरीके से ये सब चीज़ें क्या हैं, निगेटिव में चली जाएंगी, और जो सक्रिय सहभागिता होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसा हम आपको हमेशा बताते हैं, अगर निगेटिव क्वेश्चन है तो उत्तर हमारा निगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। अगर यहीं पर नहीं दे देता तो उत्तर हमारा क्या होता, नहीं अगर देता निगेटिव तो उत्तर हमारा निगेटिव वाला हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है कि एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययन पर चर्चा करती हैं। करती हैं वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रही हैं? ऑप्शन ए है बेहतर परियोजना बनाने की योग्यता, बी है मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता, सी है संकल्पना को समझने की योग्यता, डी है निर्वचन और व्याख्या करने की योग्यता। उत्तर बताइए। तब तक हम क्वेश्चन को दोबारा दोहराते हैं। ठीक है, समझाते हैं आपको। देखिए, आप एक शिक्षक या शिक्षिका हैं, आप क्या कर रहे हैं, कृषि के तरीकों को स्पष्ट कर रहे हैं। अब उसको स्पष्ट करते हुए अब भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके बीच क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है। तरीकों से जुड़े केस अध्ययन पर आप चर्चा कर रही हैं या कर रहे हैं। तो ये सीखने के किस पहलू बल दे रहा है, तो ये आप क्या करें, एक भारत के बारे में कर रहे हैं और एक संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कर रहे हैं। तो यहाँ पर मूर्त उदाहरण के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता बता रहे हैं आप। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है कि अब मीडिया को डैश के साथ निकटी संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। जैसे जो उनका निकटीय संबंध है उनके कारण इन्हें स्वतंत्र नहीं माना जाता। ऑप्शन ए है गैर सरकारी संस्थाओं के कारण, बी है नागरिक समाज के कारण, सी है आपका सरकारी एजेंसियों के कारण, डी है व्यापारिक घरानों के कारण। देखिए, जो मीडिया है पहले इसको एक अलग तरीके से देखा जाता था, लेकिन अभी क्या है, मीडिया को लोग मानते हैं कि वो स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि आप सभी देखते हैं कि जो मीडिया है नेताओं के आगे पीछे और अलग अलग चीज़ें करते हैं, वो जो नेताएं कहते हैं, मतलब आजकल मीडिया में भी आप कोई चीज़ें हकीकत नहीं देखेंगे। ये होता है ना कि जहाँ पर पैसा मिला वहाँ पर मीडिया अपना उनके हिसाब से चलना स्टार्ट कर देती है। तो क्वेश्चन वही पूछा है कि अब मीडिया को डेरेस के साथ निकट संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता, किसके कारण नहीं माना जाता? तो आंसर बताइएगा क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा, व्यापारिक घरानों के कारण अब हम मीडिया को स्वतंत्र नहीं मानते। मीडिया जैसे पहले क्या था कि ये निष्पक्ष क्या करती थी, चीज़ें बताती थी, लेकिन अभी क्या है, इनको पैसा दे दीजिए तो ये पलट जाते हैं। आप अभी देखते होंगे राजनीति में कि ये जिधर से पैसा मिलता है उसकी बातें करने लगते हैं। तो अब मीडिया भी बहुत हम सारे मीडिया को नहीं कह सकते, लेकिन 100% में से आप देखेंगे सिर्फ 2% मीडिया है जो विदाउट पैसे के और बिना किसी भी भय के वो काम करती है। बाकी जो आपके 98% मीडिया है वो पैसे और भय से वो अपनी चीज़ें निष्पक्ष नहीं कर पाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 आपका है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? ऑप्शन ए है आंग्ल भारतीय, बी है मुस्लिम, सी है जैन, डी है सिख। उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि किस समुदाय के सामाजिक और आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करना। इसमें से एक समुदाय है जिसके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया। तो देखिए, ये मुस्लिम समुदाय के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 आपका है कि दादन व्यवस्था है। ऑप्शन ए है जहां व्यापारी राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है, बी है जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, सी है जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है, डी है जहां व्यापारी श्रमिक पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है। तो उत्तर दीजिए क्या होगा आप सभी। तो चलिए उत्तर हम देख लेते हैं। दादन व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां पर व्यापारी क्या करते हैं, कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल क्या करता है, प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसको सही कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि सी के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित है। ऑप्शन ए है पटकथा लेखक, बी है मानव वैज्ञानिक, सी है आदिवासी कार्यकर्ता, डी है आपके पर्यावरणविद। तो देखिए जो सी के जानू हैं इनको बता देना चाहते हैं हम कि ये एक आदिवासी कार्यकर्ता हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के लिए अब लगा लीजिए कि आदिवासी कार्यकर्ता एक बहुत प्रतिष्ठित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए जो सी के जानू है वो केरल के प्रतिष्ठित आदिवासी कार्यकर्ता है। इन्होंने भूमिहीन आदिवासियों के पक्ष में क्या किया था, सामाजिक आंदोलन का क्या किया था, शुरुआत किया था। जो आदिवासी भूमिहीन है उनके पक्ष में इन्होंने सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की थी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है। देखिए एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी है, मतलब वो प्रशिक्षण कर रही हैं। ठीक है, तो एक प्रकार के अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती हैं। वो लिखती हैं कि विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। ये इनका क्या है, उद्देश्य है। तो वो यह जो उद्देश्य उनका ये किस क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए क्या विश्लेषण में आता है, बी है कौशल में आता है, सी है संश्लेषण में आता है, डी है बोधन में आता है। तो उत्तर बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर वो किसी चीज की विशेषता नहीं बता रही हैं, ना अपने कौशल को प्रकट कर रही हैं, ना ही वो किसी प्रकार का संश्लेषण कर रही हैं। वो यहाँ पर एक तरीके का बोधन कार्य कर रही हैं, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, उनका एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती हैं। लिखना मतलब वो बोधन कार्य करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप सभी। देखिए इसका जो दो ऑप्शन है इसके नीचे है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तकें बच्चे के संचार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती है। क्वेश्चन फिर से देखिएगा कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तकें, ठीक है, आपका जो सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, जो आपकी पाठ्यपुस्तकें हैं वो बच्चे के संसार के प्रति, मतलब जो बच्चा है वो संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती हैं। ठीक है, किस पद्धति का आप उपयोग करती हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कि वे संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का उदाहरण देती हैं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है कि वे ध्यान भंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों को सम्मिलित करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा करने के लिए वो सामाजिक और राजनीतिक जीवन और इस तरीके से पाठ्यपुस्तक के बारे में, मतलब जो बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा का जो संदर्भित करेंगी, इस तरीके का नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी चलते हैं हम, क्या होगा। अब इन्हीं दोनों में से उत्तर है, आप बताइएगा कि क्या हो सकता है। सी है कि वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रित करती हैं। ऑप्शन डी है कि वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रित के अनेक के अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। क्यों सही होगा, आप सभी उत्तर बताइएगा। इसका हम थोड़ा सा आपका डिटेल देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन सही होगा। देखिए कर क्या रही हूँ वहाँ पे, सामाजिक आर्थिक जीवन और संबंधित पाठ्यपुस्तक। तो देखिए जब तक हम ग्रामीण शहरी उदाहरणों को नहीं लेंगे तब तक बच्चा इन चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएगा। तो देखिए जो ग्रामीण और शहरी पुस्तकें हैं वो सम्मिश्रण के अनेक के अध्ययन एवं वर्णनों का क्या करेंगे, प्रयोग करके बच्चे को संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिर्फ शहर के बारे में बता दे, सिर्फ गांव के बारे में बता दे, सिर्फ शहर का उदाहरण लेके बता दे, गांव का उदाहरण लेके बता दे। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा हर चीज़ें समझ पाएगा। उसे गाँव का उदाहरण लीजिए, शहर का उदाहरण लीजिए, सारी चीज़ों को मिक्स करके ऐसे क्या करिए, केस स्टडी कराइए उनको, तभी चीज़ें अच्छी तरीके से, तब उन्हें सामाजिक और राजनीतिक चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अगर हमें आपको सामाजिक और राजनीतिक पढ़ाना है, ठीक है, बस हम आपके जो शहर में चीज़ें होती हैं बस उसी को पढ़ाएं, या सिर्फ गाँव में चीज़ें होती हैं वही पढ़ाएं, तो आप इस चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा हम इस तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, वो सही होगा। तो हमें ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के साथ पढ़ाना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल से हम 46 पर चलेंगे, ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ आप सभी कमेंट करके बताया करिए। बाकी लोग कमेंट भी करते हैं
तो आज आपका संडे है। अगर देखिए, अगर आज वीडियो शूट हो जाती है तो आज हम आपके सारे कमेंट को पढ़ेंगे, इकट्ठा करेंगे। जो भी आपके डाउट के कमेंट होंगे उन्हें हम लेंगे और आपको बताएंगे भी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। वो वीडियो आपको कल अपलोड होगी, क्योंकि हम आप सभी को बता दिए हैं कि जो हमारा कमरा है यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है। मैं आपको वीडियो बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं 3rd फ्लोर पे जाती हूँ और वहाँ से मैं सारे वीडियो फिर अपलोड करती हूँ। तो देखते हैं आपका जो वीडियो है, अगर शाम में अपलोड हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो उस वीडियो आपको सुबह आ जाएगी। और अगर आपको आज भी कोई डाउट है पूरे दिन में तो आप डाउट को लिख लीजिएगा। और ये जो वीडियो है वो मैं शाम को बनाऊंगी। आपका हैप्पी संडे ओपन इनबॉक्स, पहले हमारा हैप्पी संडे ओपन इनबॉक्स की वीडियो आती थी, बीच में बंद हो गई थी क्योंकि तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाता था, तो बीच में हमने बंद कर दिया था। लेकिन जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं तो वो हम लेके चलते हैं, क्योंकि बीच में आप उतनी पढ़ाई नहीं करते कि आपके डाउट्स नहीं रहते हैं। तो जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है आपके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो उन डाउट्स को हम उसमें वीडियो में आपको आपके जो कमेंट रहते हैं उनको पढ़ते हैं और उन कमेंट्स के जो उत्तर हैं उस वीडियो में देते हैं। तो प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करिए। जो अगर हम आपको इस तरीके से कमेंट का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो हम वीडियो के थ्रू आपके कमेंट का सारा जो उत्तर है उससे देंगे। तो चलिए एवरीवन, आज इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ अब तक ज़रूर पहुँचे। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उनको थैंक यू। और जो हमारे नए बच्चे हैं तो वो सभी वीडियो को लाइक प्लीज़ कर लिया करिए और प्लीज़ आप सभी वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।